हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। चैप्टर नंबर 3 के अंत में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देखते हैं लेख से। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। नदियों को हम माँ के रूप में तो देखते ही हैं, लेकिन लेखक जो नागार्जुन हैं वो नदियों को किन किन रूपों में देखते हैं। उत्तर, नदियों को हमारे यहाँ माँ के रूप में तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न संख्या 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों का निर्माण कर रही है। महानदों, नदों यानी पुरुष के रूप में इनका नाम लिया गया है। नदी यानी स्त्रीलिंग, नद यानी पुल्लिंग। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र किस तरह से बनी है। हिमालय में जो बर्फ़ है उससे पिघल कर जो पानी है उससे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी यानी नद, महानद का निर्माण हुआ है। अर्थात इन विशाल नदियों का जन्म पर्वतराज हिमालय से हुआ है। इनके पिता हैं पर्वतराज हिमालय। इतनी विशालतम होने के कारण इन नदियों को स्त्री रूप में न कहकर पुरुष नाम से संबोधित किया गया है। आगे जाकर ये समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। सौभाग्यशाली समुद्र को पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रश्न संख्या 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। उत्तर, पुरातन काल से ही नदियाँ अपने मीठे और शीतल जल से हमारे जीवन को सींच रही हैं, यानी हमारा पालन पोषण कर रही हैं। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई द्वारा हमें अनाज, साग सब्जी आदि प्राप्त होता है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनके शीतल जल में बैठकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपनी माँ की गोद में ही बैठे हों। नदियों से बांध बनाकर बिजली तैयार की जाती है। कल कारखानों से निकली हुई गंदगी को अपने साथ दूर बहा ले जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि नदियाँ हमारी माता की तरह हमारा पालन पोषण करती हैं। इन सब कारणों से काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता यानी लोगों की माता कहा है। प्रश्न संख्या 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली उछलने कूदने वाली नदियों, बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों, पहाड़ के ऊपर पाए जाने वाले समतल मैदानों, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों, पहाड़ के नीचे की हरी हरी भूमि की प्रशंसा की है। लेख से आगे ये दो प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 और 2, ये आपको खुद को करने हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 और उसके बाद में नदियों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, आइए देखते हैं उत्तर। 1947 में और उसके बाद के काफ़ी समय तक नदियों का जल पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक और निरोगता प्रदान करने वाला था, परंतु बाद में बढ़ती जनसंख्या, मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण नदियों का पानी प्रदूषित होता चला गया। मलमूत्र, गंदा पानी, उद्योग एवं कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट नदियों में बहाए जाने लगे। जो गंदगी थी उसको मानव द्वारा नदियों में बहाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप नदियों की पवित्रता खत्म होने लगी। कई नदियाँ लुप्त भी हो गई। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए नदियों के मार्ग भी बदल दिए। प्रश्न संख्या 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को
देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर, कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में कुबेर की नगरी अलकापुरी को कैलाश मानसरोवर के निकट स्थित बताया है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास माना जाता है, वह भी हिमालय पर ही स्थित है। इसके अलावा अनेक ऋषियों, मुनियों और योगियों की तपस्थली भी हिमालय ही है, अर्थात हिमालय पर देव जैसे लोग रहते हैं, शंकर रहते हैं। इसीलिए हिमालय पर देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, देवों की आत्मा। अनुमान और कल्पना के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। उत्तर, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। चूँकि नदियां हिमालय से निकलती हैं, अर्थात हिमालय से उनका जन्म हुआ है, तो हम भी उन्हें हिमालय की बेटियां ही कहेंगे। वर्तमान में नदियों की सुरक्षा के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे नदियों की सफाई का कार्य, नदियों के कटाव रक्षण का कार्य, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर लुप्त हो गई नदियों को जिंदा करने का कार्य। इसके अलावा भारत सरकार ने गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे योजना प्रारंभ की है। हमारा सुझाव है कि मानव मलमूत्र, उद्योग, कारखाने व अन्य से निकलने वाले अपशिष्ट को नदियों में न बहाए, उन्हें स्वच्छ करने में अपना योगदान दें। प्रश्न संख्या 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। उत्तर, नदियों के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है। नदियों से होने वाले लाभ, फायदे बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ लाभ निम्न प्रकार हैं। पहला, नदियों में असंख्य तरह के जीव जंतु रहते हैं, नदी उनका पालन पोषण करती है। दूसरा, नदियों से मानव तथा जंगली जानवरों को पीने का जल प्राप्त होता है। तीसरा, नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। चौथा, नदियों से खेतों में फसलों की सिंचाई की जाती है। पांचवा, नदियों के माध्यम से जलयानों एवं परिवहन सुविधाओं का संचालन होता है। छठा, नदियों के पानी में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जैसे मछली आदि। इनसे मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। देखिए, नदियों में जो जीव जंतु रहते हैं उनका आहार बनाकर मानव खाता है, तो इससे मानव का पालन पोषण भी हो रहा है नदियों के द्वारा। सातवां, नदियों के आसपास जमीन के अंदर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नदी पर ये निबंध है छोटा सा। नदी मीठे जल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। आमतौर पर ये पहाड़ों से निकलती है और समुद्र में मिल जाती है। काफ़ी नदियाँ ऐसी भी हैं जो समुद्र तक पहुँचने से पहले ही सूख जाती हैं। नदियों को सरिता भी कहा जाता है। पुराने ज़माने से ही नदियाँ हमारे परिवहन का साधन भी रही हैं। नदियाँ अपने अंदर असंख्य जीव जंतुओं का पालन पोषण करती हैं। जीवन की कल्पना जल के बिना संभव नहीं है और जल हमें नदियों से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, जल है तो कल है। नदियों द्वारा पेड़ पौधों तथा खेतों में फसलों की सिंचाई की जाती है। नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इससे प्राप्त बजरी, रेत भवन निर्माण के काम में आती है। इसके अलावा भी नदियों के अनेक लाभ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।